बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की एक वीडियो ने जो बाइडन और मोदी को पीछे छोड़ दिया है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को वेलकम कहा। इसके पीछे कौन सी सियासी चाल है या फिर कुछ और मकसद, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि एक शख्सियत को इस्लामाबाद से उठा लिया गया। इस अहम शख्सियत का इमरान खान से क्या ताल्लुक़ है और वजह क्या बनी, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और ये बयान उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जारी किया। आज उन्होंने एक हल्फ उठाया और इस हल्फ के बाद बाकायदा तौर पर उन्हें मुबारकबाद दी गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नए आर्मी चीफ के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया और इमरान खान साहब ने अपने मुताद्दिद इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा गया कि हम उन्हें वेलकम करते हैं। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कुछ हुआ, इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इसकी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। और आज की तहरीक इंसाफ उस वक्त की तहरीक इंसाफ से एक मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो रखती है। आज व्यूअर्स वही कुछ हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट में क़यादत तब्दील हुई। आपके ख़यालात कुछ और थे, वक्त आने पर बदल गए और अब पाकिस्तान की जो अदालती इस्टेब्लिशमेंट है इसमें भी क़यादत जो है वो तब्दील हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपनली उन्हें वेलकम किया। यानी तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी कोई महाज जो है वो अदालतों के साथ नहीं खोलना चाहती, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब जेल में हैं और अगर आपने कोई बयान जारी किया तो शायद इमरान खान के लिए जेल में मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। और उस वक्त जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक ऐसी अदालत में बैठ गए हैं जब तमाम इख्तियारात और तमाम रियासती मशीनरी और तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट की जितनी भी फोर्स है वो शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ी है। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है ये कुछ दिनों में बदल भी सकती है, क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो फैसला है फैज़ाबाद धरने के हवाले से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, सवाल ये होगा कि क्या वो इसी किस्म का फ़ैसला देते हैं या नहीं देते। व्यूअर्स इन हालात के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जी एक बयान जारी किया गया है। वो ये कहते हैं कि आज़ाद और खुशहाल माशरे की बुनियाद हमेशा अदल और इंसाफ पर कायम होती है। जिन माशरों में अदल और इंसाफ मैसर ना हो वो तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान तबाह हो चुका है, शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा और शायद तहरीक इंसाफ को भी नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ कानून की पासदारी करने वाली जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रिए कानून की बालादस्ती, अदल व इंसाफ के आला तरीन असूलों पर मबनी है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर कदम पर कौम को आइन और कानून की पासदारी की तलकीन की। इसमें जी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब जो लफ्ज़ मैंने कहे ना कि मुल्क तबाह हो चुका है, अदल और इंसाफ मौजूद नहीं है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल नैब तरमीम है। और आपको याद रखना चाहिए आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत होने जा रही है और जो फैसला और जिस किस्म का एक स्टांस जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और फुल बेंच की तरफ से लिया जाएगा, वही एक प्रेसिडेंट होगा। फौजी अदालतों के केस में ये भी एक सवाल है, क्या वही प्रेसिडेंट होगा नैब तरमीम के अंदर। और अगर इसको फॉलो किया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर साहब ने ये कह दिया कि ये पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे सुपरसीड नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत की तरफ से और किसी भी बेंच की तरफ से, तो क्या ऐसा ही किया जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो इस जो अदालत है इसके सामने और पाकिस्तान की आवाम के सामने इस वक्त मौजूद हैं। व्यूअर्स आपको बता दें कि इन हालात के अंदर जब एक नई अदालत जो है वो आ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल के अंदर है और लोग मुल्क में वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, तो ये असल में इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। पहला इम्तिहान, इसमें ये पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, ये हमें कुछ दिनों में बहुत वाज़ेह हो जाएगा।
और ये किस किस्म की लाइन लेंगे, इनका कौन सा कबीला है, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी दोस्त ने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को एक सच्चा और खरा जो है वो चीफ जस्टिस मिल गया और आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस नहज पर पहुंच चुका है, हमारा माशरा जो तबाह हो गया आप जैसे लोगों की वजह से। तो व्यूअर्स मैंने उसका जवाब भी दिया, यानी वो कह रहे थे कि मेरी वजह से पाकिस्तान के अंदर सारी तबाही हो रही है, सारी करप्शन मेरी वजह से है, जज जो हैं वो अच्छे फैसले नहीं करते, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है वो मेरी वजह से है, मुल्क का सियासतदान जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो खा गया वो भी मेरी वजह से है, नवाज शरीफ जो है अपनी जायदादों की मनी ट्रेल नहीं देता वो भी मेरी वजह से है, नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान की जेल में बैठकर डील करता है वो भी मेरी वजह से है, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो एक सच्चे और खरे इंसान हैं। एक सवाल पूछा गया था कि काजी साहब ये जो मनी ट्रेल है ये कहाँ से आए, ये पैसे कैसे हुए और फिर ये केस कहाँ से चला, ये भी एक बुनियादी सवाल है ना। आप उन ताकतों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पूछें कि आपने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को सिस्टम में से एलिमिनेट करने के लिए फ़रूक नसीम साहब हैं उनको क्या हदायत जारी की गई जब वो अपनी हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ से अलग हो गए, तो उन्होंने पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसऑन कर दिया। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अरबों खरबों की करप्शन की, ओमनी ग्रुप और ये जितने भी मुकदमात बने, क्या ये मेरी वजह से बने या इन लोगों के अपने करतूत थे? सरे महल की स्टोरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर लिखी गई, क्या वो मेरी वजह से लिखी गई? और व्यूअर्स अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तो मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा, और इसलिए माफ़ी मांग लूँगा क्योंकि पाकिस्तान जो है अगर वो तरक्की के रास्ते पे आ जाए तो माफ़ी मांगना इससे कोई बड़ा काम जो है मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए हक़ाइक़ को दुरुस्त करें। और एक सिंपल सा सवाल है काजी साहब, ये पैसे कहाँ से आए? ये पाकिस्तान इस सिस्टम का हक बनता है कि वो पूछे ऐसे लोगों से जो सिस्टम के अंदर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ऐसी सीट्स पर बैठे हुए हैं जिनकी एक फ़ैसले से पूरे सिस्टम के अंदर ना दरार पड़ सकती है। उमर अता बंदयाल ने एक फ़ैसला किया ना, गलत फ़ैसला, देखें आज हम कहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत लौट कर नहीं आई, जमहूरियत का मौसम जो है ना वो बेमौसम हो चुका है, और इस मौसम को वापस लाने के लिए आप जितनी मर्ज़ी मसनूई बारिश करें, फर्टिलाइज़र्स डालें, ना फसल होगी जमहूरियत की और ना ही ये मौसम जो है लौट कर वापस आएगा। क्योंकि जो बाजीगर हैं और जो तमाशागर हैं वो सारे का सारा खेल खेल रहे हैं। अब ये इम्तिहान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का शुरू हो चुका, और व्यूअर्स ये जितनी भी बहस हुई वो मेरी टीम ने उसे डिलीट कर दिया, जिस पर मुझे काफ़ी गुस्सा भी है। इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, हम उसे अंडू नहीं कर सकते, मैं उसको यकीनन अंडू कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहस जो वो डिलीट होगी। तो पहले आप लिखने से पहले ये ज़रूर सोचें कि अगर पाकिस्तान जो है, जो इसके हालात हैं, जो सिस्टम ख़राब हुआ वो हमारी वजह से है। एज अ जर्नलिस्ट जो हम तर्जुमानी करते हैं हालात की, आपकी बात की, और इन लोगों का जो चेहरा है, यानी ये जो 1800 के करीब जो केसेस दोबारा खुल रहे हैं, इंक्वायरीज़ खुल रही हैं और फैसले नहीं आए, और एक जज, एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट करेगा कि जनाब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, तो फिर हर चीज़ को आप बंद करें, निज़ाम जो है उसे लपेट दें, ऐलान कर दें ना कि आज से जो है वो चोर बाज़ारी का राज होगा। ये मत कहें कि सिस्टम कमज़ोर हुआ मेरी जैसे लोगों की वजह से, जो सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, जिन्हें हम पिन पॉइंट करते हैं और आप तक हकीकत लेकर आते हैं। हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं बख्शा भाई, बाज़ लोग हमारे ऊपर लेबल लगा देते हैं, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है ना वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक इस्लाह का पहलू भी होना चाहिए। यहाँ पर बैठकर मैं किसी जमात की तारीफ़ नहीं कर सकता। अब मैं आपको ना एक बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गलती क्या कर रही है। मैंने आपको बताया कि जब आर्मी चीफ आए इन्होंने क्या कहा, और फिर एक और बात, पीटीआई ने जो ये गलती हमेशा की है ना, बड़े ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात को हमेशा मिसजज किया वक्त से पहले कि यार हमने कोई महाज नहीं खोलना, अगर महाज खोल दिया तो फिर हम इसे बंद कैसे करेंगे। सही बात सही होती है, सियासत सियासत होती है, और किसी को उसके फ़ैसलों से और उसके काम से जो है वो जाना जाता है। काकड़ साहब जब आए ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, आपने मुबारकबाद भेजी। लेकिन व्यूअर्स इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो गया। मेरिट पर हो रहा हो ना तो मैं भी कहूँ कि जनाब ये फ़लाँ बंदे ने करप्शन की। हमने 47 लोगों की बात आपके सामने रखी कि नैब तरमीम से 47 लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो छोड़ के चले गए, जो इसमें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ केसेस जो हैं वो खुल गए। कहीं पर डंडी मारी तो वो भाई साहब जिन्होंने वो कहा कि आप जैसे लोगों की वजह से जो है
वो एक खरा और सच्चा जो है वो लीडर आ गया और आप उसको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, ये हमारी वजह से नहीं है, ये इनके अपने करतूत हैं, ये इनकी अपनी हरकत हैं और इनकी अपनी एजेंडाज़ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं। पाकिस्तान से इनको लेने देने का कोई अमल दखल, पाकिस्तान इनका मुल्क नहीं है, ये शिकारगाह है इन लोगों की। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर डील करते हैं, क्या वो मेरी वजह से करते रहे हैं? और मसला भी इसके अंदर ये है कि उन्होंने यहाँ पर बैठकर जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, एक यही सवाल था ना उनके सामने कि बता दें पैसे कहाँ से आए। सुबह उठते हैं, इस बिल्डिंग से निकलते हैं, हसन के दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, रियासत के ऊपर सियासत करते हैं, यही काम है। तो ये बातें मत कहें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर गॉड सेक, आप पहले किसी को जो है वो आप बाकायदा उसकी तारीफ़ों के पुल बांध कर जो है कहीं पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद आपको मालूम होता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना गलत है। मसला यहाँ पर तहरीक इंसाफ का नहीं है, सियासतदान यही करता है। देखिए बिलावल क्या कर रहा है, बिलावल ने किया ना, इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी। फिर बिलावल ने क्या किया, बिलावल ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आंख के तारे हैं और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म किसने बनाया, अपोजिशन लीडर किसने बनाया, और उन्होंने आजकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तोपों का रुख किया हुआ है। यही इस्टेब्लिशमेंट आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रास्ता दिखा देना और इनकी उंगली पकड़ ले तो आप देखिएगा कि किस तरह इनकी तारीफ़ें जो वो शुरू हो जाती हैं। सियासतदान व्यूअर्स यही करता है। सियासतदान अगर हक और सच पे खड़ा हो ना तो और जेल काटे और तकलीफ़ें बर्दाश्त करे तो फिर जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। जमहूरियत जो है वो पनपेगी, चूँकि लोग उसके साथ होंगे, सिस्टम उसके साथ होगा और फिर एक रिवाज बन जाएगा, एक रस्म चलेगी। इस रस्म को कोई तोड़ नहीं सकेगा कि यहाँ पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ जाना जो है एक बगावत से कम नहीं है। तो लोग जो हैं इस रस्म को अपनाएंगे और फिर किसी में जुर्रत नहीं होगी। ये क्या होता है, ये सब किसी न किसी गोद में बैठकर सियासत करते हैं और जब कोई उनकी उंगली ना पकड़े तो फिर ये उसी की तरफ जो है अपनी तोपों का रुख कर देते हैं। व्यूअर्स आपको बता दें कि अब एक बार फिर से चीफ जस्टिस को मुबारकबाद के पैगाम, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुए, तो क्या काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस बात को दिल से निकाल देंगे? जिस शख्स ने अपनी बीवी को जब दरबदर किया गया, रुलाया गया और उन्हें अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ख़ुद जो है उसको पेश किया, लड़ा और फिर उसने उसी अदालत का चीफ जस्टिस बनने के बाद अपनी अहलिया को हल्फ लेते वक्त साथ खड़ा किया, जिसने पहले दिन आकर ये पैगाम दे दिया। क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की कोई गुंजाइश या कोई स्पेयर करेगा? कभी भी नहीं करेगा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत बार ये तासुर देने की कोशिश की कि कभी अदालती नोट लिख कर, आपको याद होगा, कभी अपने एक्शन से, कभी इंटरव्यूज़ देकर, कभी ख़त लिख कर कि जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो इमरान खान को फेवर देने की कोशिश करते हैं। तो काजी साहब अब गैर जानिबदारी से फ़ैसले कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सच का जो सफ़र होता है ना, सच पर चलना इतना आसान नहीं होता, आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। जब आपकी बारी आए और आप कहेंगे यही सच है, ऐसा नहीं होगा। आपको पाकिस्तान की आवाम जो है वो जज करेगी। आप अपने फ़ैसलों में किसी और को जज कर रहे होंगे, पाकिस्तान की आवाम आपके बारे में फ़ैसला सुनाएगी और वो फ़ैसला चाहे दुनिया की कोई अदालत हो, चाहे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क्यों ना अदालत हो, अवाम की अदालत से बड़ी अदालत नहीं हो सकती। व्यूअर्स आपको बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहला टेस्ट केस जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होगा, इस समात वो करेंगे, फुल कोर्ट बन चुका है। और अब क्या इस केस का फ़ैसला बगैर किसी धड़ेबाजी के आइन और कानून के मुताबिक आएगा? देखें जी, धड़ेबाजी पहले ही हो गई है, पहले ही उनको पता है कि कौन से जज कहाँ पर खड़े होंगे। और आपको ये भी व्यूअर्स बता दूं कि जो सबसे बड़ा टेस्ट केस है ना, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का। और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया और ऐन मुमकिन है कि वो इसके ऊपर भी कोई फुल बेंच बना दें और फिर फ़ैसला जो है वो एक ख़ास प्रोपोर्शन से किसी के हक़ में आ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और फिर ये लिखेंगे अपने फ़ैसले में क्या, यानी काजी साहब जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, आम आदमी का क्या केस चलाया जा सकता है और क्या इस केस को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा। अगर इन्होंने अपनी राय गलत दी तो फिर आपको और मुझे जो है वो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम हो जाएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कैसे जज होंगे। और फिर ये तहरीक इंसाफ को ये जो इन्होंने मुबारकबादों का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये फिर इनको मुबारक हो, क्योंकि आपको वैसे करना ही चाहिए था। काजी साहब को मुबारकबाद के साथ ना मिठाई का टोकरा भी एक भेज देते
तो बहुत ही अच्छा होता। आई एम नॉट अगेंस्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। मैं जो देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ, और सिर्फ सवाल था कि वो पैसे और वो मनी ट्रेल कहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिर्फ एक, आज किसी ने बिल्कुल लिखा भी हुआ था कमेंट्स के अंदर, वही बात जो हम करते रहे हमेशा से, एंड आई सैल्यूट टू दैट पर्सन जिन्होंने वो बात वही लिखी जो हम इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा करते रहे, कि सवाल सिर्फ जो है वो मनी ट्रेल का है और कुछ नहीं है। बाकी किसी को उनके ख़िलाफ़ कोई ग्रज नहीं है, कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, कोई ज़मीन का मसला नहीं है। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम चीज़ है कि काजी फ़ायज़ ईसा का ये दौर हर हवाले से चैलेंजिंग होगा, आपको याद रखना है, चूँकि यही साल इलेक्शन का है और इसी साल काफ़ी गैर आइनी काम होते हुए हमें नज़र आएंगे। पहला गैर आइनी काम 90 रोज़ से ज़्यादा इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करना है। तो देखना ये होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं ये अपना वक्त इस अदालत में बैठकर कैसे गुजारेंगे। व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में जब अदालतें यरगमाल बना दी गई, इन पर कब्ज़े हो गए, और एक कब्ज़ा ग्रुप जो है, कब्ज़ा माफिया, यानी वो कहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कब्ज़ा माफिया जो है वो सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़ा करे, वो कहीं पर भी कब्ज़ा कर सकता है। इस कब्ज़ा माफिया ने जो कुछ पाकिस्तान के आइन के साथ किया और पाकिस्तान की कानून का हशर नशर कर दिया है, इन हालात के अंदर शेख रशीद साहब को, जो इमरान खान के बहुत ही करीबी हैं, इंतहाई अहम दोस्त हैं, इनको अब रावलपिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके 2 भतीजों को भी गिरफ़्तार किया गया है। शेख रशीद को सादा कपड़ों में लोग आए, उन्हें उठाया और लेकर चले गए। एहतजाजी रैली के ख़िलाफ़ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में शेख रशीद को भी नामज़द किया गया है। अभी तक कोई मालूमात जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से बाहर नहीं आई कि उन्हें कहाँ रखा गया है, लेकिन आपको व्यूअर्स एक टाइमलाइन इनकी गिरफ़्तारी से पहले की मैं रख देता हूँ, और फिर कुछ सवालात इनकी गिरफ़्तारी से जो जुड़े हुए वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहली चीज़, जो शेख रशीद साहब का ट्वीट है, इस गिरफ़्तारी से पहले उन्होंने एक ट्वीट लिखा और उन्होंने ये कहा कि टैक्स इशराफिया पर लगना चाहिए था, लेकिन इसके लिए गरीबों का इंतखाब किया गया। ये असल मसला है कि मिडिल क्लास मर गई और लोग अपने बच्चों का पेट कैसे पालें, पेट्रोल का ख़र्चा कैसे पूरा करें, बिजली का बिल कैसे दें और 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाए। फाका और महंगाई जिस घर में दाखिल होती है तो ये नहीं पूछती कि आपकी पार्टी कौन सी है। अब इस मुल्क में इशराफिया ही अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकती है। गरीब को अंधे कुएं में धकेल दिया गया। आवाम कमाएगी क्या और खाएगी क्या, और बच्चों को पढ़ाएगी क्या और मकान का किराया कैसे देगी। जब बिजली और पेट्रोल महंगा होगा तो ज़रूरी सनती इनकलाब कैसे आएगा। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से गरीब पर गैस की सितमगीरी भी शुरू हो जाएगी। कुछ फ़ैसले ज़मीनी होते हैं और कुछ फ़ैसले आसमानी होते हैं, और इलेक्शन से पहले आसमानी फ़ैसले भी आ सकते हैं। आम आदमी की बस हो गई और गली मोहल्लों में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो चुके और लोग लूट मार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन है। इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात की बात है। अब आम आदमी की बका का मसला जो है वो हमें नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि ये वो बात थी कि मुल्क के अंदर एनार्की फैल सकती है, और ये काकड़ साहब की हुकूमत के अंदर लोगों ने, यानी मिनिस्टर्स ने ये बात की, और परवेज़ ये जो शेख रशीद साहब जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। और फिर जो सवालात जुड़े हुए हैं शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, ये बहुत ही अहम है। एक तो उन्हें निजी हाउसिंग सोसाइटी से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। 10 मई को जो एहतजाजी रैली निकाली गई थी, और जो सवाल है कि शेख रशीद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तार हॉल ऑफ फेम का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के बाद जो हाल हुआ है, अब सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि जितनी भी क़यादत को गिरफ़्तार किया जाता है, अब आप एक हॉल ऑफ फेम बनाएं, और जिसमें ताज़ा तरीन जो इजाफा है वो शेख रशीद साहब का हो गया है। 4 माह से शेख साहब जो थे वो रूपोश थे, एकदम से उनकी गिरफ़्तारी कैसे मुमकिन हुई। व्यूअर्स, बताया जा रहा है, जिन लोगों से मैंने बात की है, कि मुमकिन तौर पर मुखबरी का ये नतीजा है, और उनको गिरफ़्तार करने वालों में सादा लिबास पहने एजेंसी एहलकार ही थे। शेख रशीद परवेज़ इलाही टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, ये भी एक इंतहाई अहम फैक्टर हो सकता है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने परवेज़ इलाही से टेलीफोन पर बात की थी, और एक बार फिर गिरफ़्तारी के बाद उनकी अदालत पेशी के वक्त उनके साथ 2 बार टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, और इन 2 बार जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, ऐन मुमकिन है कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को ट्रेस करके ये चेक किया गया हो कि शेख रशीद साहब की मूवमेंट क्या है, कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं,
और फिर उसके बाद जो है उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। शेख साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर कई दिनों तक जेल का मज़ा लेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब कुछ ताकतों के पास है। ये शेख रशीद साहब भी नहीं जानते, और ये बहुत दिलचस्प सवाल इसलिए भी है क्योंकि शेख साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के बहुत ही करीबी और इंतहाई मजबूत इत्तेहादी समझे जाते हैं। और छोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वो करेंगे, इस इत्तेहाद से अलग होंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान जो है वो दागते हैं, कोई पोजीशन लेंगे, ये वो तमाम सवालात हैं जिसके लिए शेख रशीद साहब को हज़ार बार सोचना पड़ेगा। अभी उसमें आपको बता दूं कि 10 मई को रैली निकालने का ये मुकदमा है, और ये मुकदमा इन पर कैसे किया गया। इल्ज़ाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का लगाया जाएगा, और इसके साथ साथ जेल में रहने से शेख रशीद पर पहले से कायम मुकदमात में ज़मानतें खारिज हो जाएंगी, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को धमकी देने का केस है, और इसके साथ साथ करप्शन के केसेस भी शामिल हैं। और आपको याद होगा कि एक धमकी जो है वो ना सिर्फ आसिफ जरदारी को दी गई, बल्कि बिलावल के हवाले से भी एक धमकी जो है वो दी गई थी, जिसके ऊपर उन्हें केस भुगतना पड़ा। व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम सवाल है कि 9 मई से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और शेख रशीद का पीछा जो है वो क्यों नहीं छूट रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इससे जुड़ी शख्सियात को पहले गिरफ्तार करके फिर मुसलसल नए केसेस बनाकर जेल में रखने का प्लान बहुत वाज़ेह हो चुका है। अदालती फैसलों में इमरान खान और शहरियार अफरीदी समेत मुख्तलिफ शख्सियात का इन वाक़यात में कोई किरदार ना होने के वाज़ेह रिमार्क्स अदालतों के आ गए, लेकिन इसके बावजूद इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर गिरफ्तारी और जेल ऑप्शन बहुत वाज़ेह हैं, और जहां पर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, अली मोहम्मद खान, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं को बार बार गिरफ्तार किया गया है, वहां ये प्लान भी वाज़ेह है कि अगर 9 मई केस में रिहाई हो जाए तो दूसरे केसेस बनाकर इन तमाम लोगों को, जिनको भी रिहाई मिलती है, आपने पकड़ लेना है। अब व्यूअर्स, सवाल ये भी है कि 9 मई बयानिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ रहा है या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जोड़ रहा है। बहुत दिलचस्प सवाल इसलिए भी ये है, बज़ाहिर ऑप्टिक्स आपको ये लगेंगे, जो वाइब्स आ रही हैं और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट चुकी है, और गिरफ्तारी के खौफ से सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं करवा दी गई, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से रियासती पॉलिसी को भी वाज़ेह जो है वो एक शक्ल में लोगों के सामने रख दिया गया। मगर दूसरी तरफ पीटीआई का वोटर और सपोर्टर पार्टी के साथ ना सिर्फ खड़ा है, बल्कि बार बार की गिरफ्तारी को एस्टेब्लिशमेंट के एक प्लान का हिस्सा भी समझ रहा है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का पब्लिक सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, और लोगों को ये मालूम हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर है और कुछ ताकतें ये सब कुछ करवा रही हैं। इसीलिए ये अब एक ताकत बन गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, और एक सिंबॉलिक ताकत जो है वो हमें बनती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी शेख रशीद साहब इस तरह की ट्वीट करते रहते हैं और ख़बरों की ज़ीनत बने रहे, लेकिन अब उनकी गिरफ़्तारी क्यों की गई, ये भी एक बुनियादी सवाल है। इससे पहले आपको याद होगा कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी साहब को भी इस तरह की हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक इन दोनों को की कोई खैर खबर जो है वो किसी तरफ से नहीं आई, और उनके ख़ानदानों को भी कुछ नहीं बताया गया, और ना ही किसी अदालत में उनको पेश किया गया। और व्यूअर्स, हिरासत में लेने के बाद ना ही कोई वीडियो पैगाम जो है उनकी तरफ से दिलवाया गया। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि शेख रशीद काफ़ी अरसे से कहते आए हैं कि इमरान खान का साथ किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान की साथियों की ताहाल गिरफ्तारियों का होना ये वाज़ेह पैगाम है कि अभी भी हम किसी सूरत इमरान खान और पार्टी को दोबारा से इतनी जल्दी एक्टिव किसी सूरत भी होने नहीं देंगे। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि परवेज़ इलाही को भी दोबारा जो गिरफ़्तार किया गया। परवेज़ इलाही को रावलपिंडी में दर्ज दहशतगर्दी के एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। इनको मोटरवे से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, और अब तो गिनती भी वो खैर खुद भूल गए होंगे कि कितनी बार उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन ये 12 का पहाड़ा जो है वो पूरा हुआ, और 12 दफ़ा परवेज़ इलाही की जो है वो गिरफ़्तारी हमने होती हुई देखी है। व्यूअर्स, इन हालात में जब पाकिस्तान चल रहा है, जब आइन और कानून जो है नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो व्यूअर्स, काकड़ साहब, अगर मैं ये कहूँ कि वो अमेरिका को प्यारे हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। 5 रोज़ा दौरे पर काकड़ साहब जो हैं वो रवाना होंगे। व्यूअर्स, काकड़ साहब जो हैं साइडलाइंस में एक तो IMF से मुलाकात करेंगे, और फिर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उन्होंने शिरकत करनी है। अब जो सवाल जुड़े हुए हैं ना काकड़ साहब के जाने के हवाले से, एक वक्त था, आपको याद रखना चाहिए, जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया करते थे,
उन्होंने मुसलसल 3 साल तकरीर की, 2 साल वर्चुअल तकरीर की और 1 साल अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा। उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और सबको पछाड़ कर रख दिया। आपको याद होगा कि ये वो तकरीर थी जिसने पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को एक नई पहचान दी। आज भी हम सड़क पर चले जाएं तो लोग, जब उन्हें ये मालूम होता है ना हमारी गुफ्तगू से और हमारे नामों से, जब एहसास होता है कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि आप उस मुल्क से हैं जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था, और वो ये सवाल ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे कि हमें इमरान खान की खैरियत बताएं। इसकी वजह खान साहब की क्रिकेट नहीं थी, बल्कि इसकी वजह मुस्लिम उम्मा और वो स्टांस था जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लिया। मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, बल्कि वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया अपनी एक तकरीर की वजह से। व्यूअर्स, इमरान खान साहब की ना एक तकरीर है जिसने ना आलमी रिकॉर्ड बनाए। खान साहब ने जनरल असम्बली से खिताब किया और ये वीडियो जो थी उनकी तीसरी बार आलमी रहनुमाओं की तकारीर पर बाजी ले गई है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में इमरान खान की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो जो है वो बन गई है। किसी भी लीडर की, चाहे वो अमेरिका का लीडर ही क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी, यानी जो बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं उनके सरबराहान मुमलिकत ही क्यों ना हो, ये रिकॉर्ड उनको नहीं मिला, बल्कि ये रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान के खिताब की वीडियो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर की गई, जिसे सिर्फ एक दिन में देखने वालों की तादाद जो थी वो 7,69,000 से ज़ायद हुई। और फिर बाइडन, मोदी और फिर बोरिस जॉनसन, ये सब जो हैं वो इमरान खान से बहुत पीछे रह गए। यानी दुनिया को इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका का सदर किस तरह से सियासत के हवाले से और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर क्या बात करता है। दोस्तों, इमरान खान की तकरीर पर हर सियासी रहनुमा, बल्कि उनके मुखालफिन ने भी उनकी तारीफ़ की, क्योंकि उन्हें डिप्लोमेसी का एक हुनर आता था। और इसके बाद शहबाज हुकूमत ने एक तरह से मुल्क को अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। ये जो कॉलोनी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि अमेरिकी सफ़ीर है जी, वो कहीं भी चला जाता है। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहीं पर नज़र नहीं आता, कभी वो हमारी पुलिस को मिलता है, कभी गवादर जा रहा है। यानी पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं उनके ऊपर अमेरिका की गहरी नज़र है, और अमेरिका हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया ना, काकड़ साहब जो है अमेरिका को प्यारे हो गए, इसकी व्यूअर्स एक बुनियादी वजह ये भी थी। इस बार हमारे ऐसे हालात हैं, हमने जिससे मिलना है, कर्ज़ की बात करनी है, हमने जनरल असम्बली में भी IMF का जो है वो एक तरह से एक फेवर लेने की कोशिश करनी है, मिन्नत अल्लाह करना है। तो ये है आज का पाकिस्तान, जहाँ पर आपको काकड़ साहब नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको निगरान हुकूमत नज़र आएगी। और ये निगरान हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये पाकिस्तान के हालात को ठीक करने की एक नाकाम कोशिश कर रही हैं, क्योंकि निगरान हुकूमतों का ये काम नहीं होता। मैं अपना ये जुमला दोबारा आपके सामने रख देता हूँ जो मैंने निगरान हुकूमतों के हवाले से कहा कि निगरान हुकूमतों का ना हमेशा हिसाब जो है वो ख़राब होता है, और जिसका हिसाब ख़राब हो वो कभी भी तरक्की के रास्ते पर मईशत को नहीं टाल सकता। काकड़ साहब ये कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश के अंदर, यानी ये जो टेस्ट एंड ट्रायल का जो एक सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, इनका तो कुछ नहीं जाना, वक्त पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान कई दहाइयाँ पीछे चला जाएगा। और इसकी बुनियादी वजह रूल ऑफ लॉ का ना होना। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आपकी तरफ पूरी कौम देख रही है, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अपनी अना का मसला मत बनाएं। वो फैसले जो पाकिस्तान और आम आदमी के मफाद में नहीं है, वहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होता। जब कोई पार्लियामेंट गलत फ़ैसला दे देती है तो फिर अदालतें ज़रूर हरकत में आती हैं, और हमने बरतानिया में भी इसकी एक मिसाल जो है वो देखी है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।